पिछले कुछ दिनों से ये सवाल पूरी दुनिया में उठ रहा है कि ईरान ने इजराइल पर इतना बड़ा अटैक आखिर क्या सोचकर किया, जबकि ईरान को मालूम था कि उसके रॉकेट्स इंटरसेप्ट हो जाएंगे और इजरायली सरजमी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बावजूद उसने अटैक किया। हमले के पीछे ईरान का असली मकसद क्या था और ईरान ने किन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उन मिसाइलों की क्या खासियत है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हफ्ते की रात ईरान ने इजराइल की तरफ 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। ईरान को ये बात मालूम थी कि इजराइल उसके हमले को रोकने की कुव्वत रखता है, क्योंकि इजराइल के पास आयरन डोम और एरो सिस्टम जैसे आला तरीन डिफेंस सिस्टम की सहूलियात मौजूद हैं, जो हर किस्म के हमलों को इंटरसेप्ट करने में माहिर हैं। 13 अप्रैल को इजराइल ने ईरान की तरफ से आने वाली 300 से ज्यादा मिसाइलों में से 185 ड्रोन्स, 103 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 36 क्रूज मिसाइल्स को अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराया। इसके बावजूद 7 मिसाइल्स इजराइल के हैवी डिफेंस सिस्टम को पार करके उसकी सरजमी तक पहुंचने में कामयाब हो गए। एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान के डायरेक्ट अटैक ने उसकी फौजी ताकत और उसके घरेलू हथियार की तरक्की का मुजाहरा किया है। इसके अलावा ईरान के हथियारों की हुदूद को भी जाहिर किया है और ये ईरान की ताकत का अब तक का सबसे बड़ा मुजाहरा था। अमेरिकन डेली न्यूज़पेपर द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने आर्मी डे के दौरान आवाम से कहा कि इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं। सदर रईसी ने आगे कहा कि अगर हमारी इजराइल के खिलाफ ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर होती तो इनके पास कुछ भी नहीं बचता। अब अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करता है तो उसको इससे भी खतरनाक जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। अब आपको बताते हैं ईरान के उन हथियारों के बारे में जिन्हें ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया। सबसे पहले आता है ईरानी ड्रोन शहीद 136, जो सेल्फ डिटोनेटिंग अटैक्स में विस्फोटकों के छोटे पेलोड पहुंचा सकते हैं। उस रात ईरान ने इजराइल की तरफ 170 ड्रोन छोड़े। फिर आती है क्रूज मिसाइल पावे, जो कि लंबी दूरी की सतह से सतह पर मारने वाली मिसाइल है। हमले में इस मिसाइल की तादाद 30 थी। इसके बाद आती है बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें सबसे पहले खैबर शिकन आती है, जो कि मीडियम रेंज की मिसाइल है, जिसमें 1450 किलोमीटर की दूरी वाले हदफ को भेजने की क़ुव्वत है। इसके बाद है इमाद, जो मीडियम रेंज की मिसाइल है और 1700 किलोमीटर की दूरी तक 750 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। इसके बाद आती है गद्र 1, ये भी मीडियम रेंज की मिसाइल है और इसकी मारने की क़ुव्वत 1800 से 2000 किलोमीटर तक की है। और उस रात इन बैलिस्टिक मिसाइलों की तादाद 120 थी। इन तमाम हथियारों के अलावा ईरान ने 2 और मिसाइलें हैं जो इस्तेमाल नहीं की, और वो हैं सज्जील 1 और शहाब 3। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जॉन क्रिजानियाक एक रिसर्चर हैं जो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पर विस्कॉन्सिन प्रोजेक्ट में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स का मुताला करते हैं। और उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान बताया कि ईरान ने शहाब 3 का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी पुरानी मिसाइल है और सज्जील 1 एक रहस्यमयी मिसाइल है। इसका प्रोडक्शन महंगा था और अब इसको बनाना मुमकिन नहीं है। रिसर्चर ने आगे कहा, ईरान ने बुनियादी तौर पर वो सब कुछ इजरायली सरहद की तरफ फेंक दिया जो उसके पास मौजूद था। इन सब बातों को देखने के बाद ये बात जाहिर होती है कि ईरान ने हमले के दौरान अपने उन हथियारों को लॉन्च किया जो कि नए हैं, ताकि वो इजराइल और पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा कर सके और ये बता सकें कि मिडल ईस्ट में वो वाहिद सुपर पावर है जिसमें अपना दमखम दिखाने की भरपूर क़ुव्वत है। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि जब ईरान को मालूम था कि उसके हर हमले को इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा तो उसने ये हमला क्यों किया। माहिरों का कहना है कि ईरान की हार का मुजाहरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का कहना है कि उन्होंने ईरान की तरफ से हुए हमले को 99% नाकाम कर दिया था और इजराइल की टेरिटरी में पहुंचने से पहले ही उसे खत्म कर दिया। कुछ और माहिरीन का मानना है कि अगर ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को नाकाम करने से ईरान की हार का मुजाहरा हुआ है तो ये कहना गलत है, क्योंकि ईरान ने इस हमले में उन हथियारों का इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल लेटेस्ट थे और कुछ मिसाइल इजराइल की हुदूद में पहुंचने में कामयाब भी रही जिनको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। आगे उनका कहना है कि ईरान का असल मकसद ये देखना भी था कि उनकी मिसाइल कितनी दूरी तक जा सकती हैं और इंटरसेप्ट हो पाती हैं या नहीं। बातें दोनों तरह की हो रही हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इजराइल क्या ईरान से बदला लेगा और अगर लेता है तो उसके बाद ईरान का क्या कदम होगा, क्योंकि ईरान के सदर ने साफ कर दिया है कि हमारी तरफ से एक छोटे से हमले का जवाब इस बार खतरनाक और बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए होगा। तो रामनवमी के मौके पर मुस्लिम मुआशरे ने पूरे मुल्क में गंगा जमुना तहजीब की अनूठी मिसाल पेश की है। कहीं राम की शोभा यात्रा पर फूल बरसाए गए तो कहीं राम की आरती उतारी गई। सबसे सुकून की बात रही कि कुछ मामूली हादसों को छोड़कर पूरे मुल्क में रामनवमी अमन चैन के साथ मनाई गई। वाराणसी के सुभाष भवन में मुस्लिम खवातीन ने न सिर्फ राम की आरती उतारी बल्कि मंगल गीत भी गाया। इस मौके पर आरती करने वाली खवातीन ने कहा कि भारत में सभी मजहब के लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इसलिए आज हम यहाँ शरीक हुए हैं।
हमें खुशी है कि हम अपने हिंदू भाई बहनों के लिए कुछ कर पाएं। उधर राजस्थान के नागौर में तो रामनवमी की शोभा यात्रा पर फूल बरसाए गए। वहीं मुस्लिम मुआशरे के लोगों ने जगह जगह शरबत, पानी और खाने पीने के इंतजामात किए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में रामनवमी के मौके पर कड़े हिफाजती इंतजामात किए गए थे। पुलिस फोर्स के साथ साथ चप्पे चप्पे पर वॉलंटियर्स और जिम्मेदारों ने मोर्चा संभाल रखा था। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुध को रामनवमी जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। इस दौरान झड़प में 7 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इन्हें मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद इलाके में तनाजे का माहौल बना हुआ है, तो इंतजामिया ने मुतासिरा इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी है। साथ ही बड़ी तादाद में फोर्सेस को तैनात किया गया है। इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लोग छतों से पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। बंगाल पुलिस के मुताबिक हालात को काबू में कर लिया गया है और इलाके में इजाफी पुलिस फोर्सेस को भेजा गया है। वहीं बंगाल में हुए इस तशद्दुद पर बीजेपी एक बार फिर ममता हुकूमत पर आग बबूला है। बीजेपी का इल्जाम है कि मुर्शिदाबाद में हुई तशद्दुद के लिए ममता हुकूमत जिम्मेदार है। बंगाल में अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इंतजामिया से मंजूरी मिलने के बाद पुरअमन से रामनवमी का जुलूस निकाला गया था, लेकिन कुछ शरारती लोगों ने मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में जुलूस पर पत्थरबाजी की। कई जिम्मेदारों ने पुलिस पर लापरवाही का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले इसलिए दागे ताकि जुलूस को फौरी तौर पर खत्म कर दिया जाए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस जुलूस को रोका जा सके। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने वेस्ट बंगाल की सीएम को खत लिखकर सूबे में कानून और अमन की सूरत-ए-हाल पर काबू पाने और रामनवमी जुलूस के दौरान हुई तशद्दुद की एनआईए से जांच कराने की भी मांग की है। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि चीफ मिनिस्टर के भड़काऊ तकरीर की वजह से बंगाल के इलाकों में रामनवमी जुलूस पर हमला किया गया। सीएम के भड़काऊ तकरीर की वजह से ही शरारती लोगों को हौसला मिला है। एआईएमआईएम के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने फिर बीजेपी को निशाने पर लिया है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को एम लफ्ज से भी नफरत है, इसलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जगह मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी को एम लफ्ज से इतनी नफरत है कि अब उन्होंने इसे अपने जबान पर लाना छोड़ दिया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एसटी और ओबीसी का तो जिक्र किया, लेकिन माइनॉरिटी लफ्ज को अपने मैनिफेस्टो से गायब ही कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 17 अप्रैल को कई अखबारों में बीजेपी का इश्तिहार देखा। इश्तिहार में एसटी और ओबीसी को माली मदद देने की बात तो की गई है, लेकिन क्या माइनॉरिटी लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है? ओबीसी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि माइनॉरिटी लफ्ज़ मुल्क के आइन में है। भले ही बीजेपी माइनॉरिटी लफ्ज़ अपनी ज़बान पर ना लाए, लेकिन हमें मुल्क के आइन पर यकीन है। बता दें, गुजरे दिनों बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसे संकल्प पत्र नाम दिया था। मैनिफेस्टो में CAA, UCC जैसे मसलों को लेकर कई वादे किए गए थे। रामनवमी के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा इंतखाबात लड़ने वाले सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को निजी तौर पर खत लिखा है। खत में वजीर आजम मोदी ने सभी उम्मीदवारों को जीत का यकीन दिलाया। पीएम मोदी ने लिखा, आप सभी आवाम की दुआओं से पार्लियामेंट पहुंचेंगे। हमें मिलने वाला एक एक वोट मजबूत हुकूमत की ओर बढ़ता कदम होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि एक टीम के तौर पर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों और कॉन्स्टिट्यूंसी की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये खत बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के हौसला बढ़ाने की कोशिश के लिए लिखा गया है। कोयम्बटूर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कप्पू स्वामी अन्नामलाई को भेजे खत में वजीर आजम मोदी ने लिखा कि रामनवमी के मौके पर आपको लिखते हुए खुशी हो रही है। मैं आपको अच्छी सरकारी नौकरी छोड़ने और लोगों के हक में काम करने की कोशिशों से बहुत मुतासिर हूं। आप तमिलनाडु में बीजेपी के लिए जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। बता दें कि बीजेपी ने इस बार 400 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट रखा है, जिसके लिए बीजेपी के कारकुन जोरों शोरों से वोटरों को लुभाने में लगे हैं। 2024 लोकसभा इंतखाब के पहले फेज की वोटिंग कल यानी 19 अप्रैल को होगी। पहले फेज में 21 सूबों और यूनियन टेरिटरी की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। बता दें, 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन के पहले फेज में कुल 1625 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 1491 मर्द और 134 खवातीन उम्मीदवार हैं। ताहम इन कैंडिडेट्स में सिर्फ 8% खवातीन हैं।
एडीआर ने 1618 उम्मीदवारों के हलफनामे में दी गई जानकारी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि 16% यानी कि 252 उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। वहीं 450 यानी 28% उम्मीदवार करोड़पति है, जिनके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा की दौलत है। 10 ने अपनी दौलत जीरो बताई है, जबकि 3 के पास 300 से 500 रुपए की दौलत है। पहले फेज में नितिन गडकरी, नकुल नाथ, अर्जुन राम मेघवाल जैसे कई बड़े चेहरे मैदान में हैं। पहले फेज में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई अहम सीटों पर वोटिंग होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल मेडिकल बुनियाद पर जमानत लेने के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं, ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल की बुनियाद पर जमानत मिल जाए। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से कंसल्ट करने की इजाजत देने की मांग वाली केजरीवाल की अर्जी पर आज ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जवाब दाखिल किया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल जमानत के लिए बुनियाद बनाना चाहते हैं। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल हाई ब्लड शुगर का दावा करते हैं, लेकिन वो जेल के अंदर मिठाई और आम खा रहे हैं। केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है और वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। ये एक तरह से मेडिकल की बुनियाद पर जमानत लेने का तरीका है। वहीं ईडी के इन इल्जामात पर केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने ईडी की दलीलों की मुखालिफत की और कहा कि ये बयान मीडिया के लिए दिया जा रहा है। उनका फास्टिंग शुगर लेवल 243 था, जो कि बहुत ज्यादा है। 120 नॉर्मल होता है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को वही खाना दिया जा रहा है जो डॉक्टर ने हिदायत दे रखी है। इस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट कोर्ट के सामने पेश करने की बात कहते हुए इस मामले पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन हस्बैंड राज कुंद्रा की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। ईडी ने शिल्पा और राज की 97 करोड़ से ज्यादा जायदाद को जब्त किया है। जब्त की गई प्रॉपर्टी में शिल्पा के नाम पर जुहू में बना एक बंगला भी शामिल है। वहीं पुणे में मौजूद एक बंगले के अलावा राज कुंद्रा के नाम के कुछ शेयर भी ईडी ने अटैच किए हैं। बता दें, ईडी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, ईडी ने महाराष्ट्र में दर्जन भर अलग अलग एफआईआर के बिना पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी। ईडी की तरफ से ये एक्शन 6,600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मामले में किया गया है। यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट को लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान पर अमेरिका का रद्द अमल सामने आया है। बता दें, एलन मस्क ने इस साल जनवरी में कहा था कि भारत का सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर ना होना अजीब बात है। वहीं अब एलन मस्क के इस बयान पर अमेरिका ने भी अपनी हिमायत का इजहार किया है। अमेरिकी वजारत खारिजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, अमेरिका यूएनएससी समेत यूनाइटेड नेशन के दूसरे इदारों में सुधार की हिमायत करता है। इन इदारों में कुछ बदलावों की ज़रूरत है। वेदांत पटेल ने आगे कहा, सदर ने यूएन की बैठक में भी इस बारे में बात की थी। हम यूएनएससी में सुधारों की हिमायत करते हैं ताकि ये 21वीं सदी के लायक हो सके। हम किसी एक सुधार का फिलहाल जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि यूएनएससी में बदलाव की ज़रूरत है। आपको बता दें, भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट ना देने को मस्क ने बेतुका बताया था। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, कुछ चीजों पर यूएन में सुधार की जरूरत है, लेकिन कुछ मुल्क अपनी ताकत को नहीं छोड़ना चाहते। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क भारत के पास यूएनएससी में परमानेंट सीट ना होना बेतुका है। साथ ही एलॉन मस्क ने यह भी कहा कि अफ्रीका को भी एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। आपको बताते चले, भारत लंबे वक्त से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की मांग कर रहा है। भारत परमानेंट सीट के जरिए तरक्की याफ्ता मुल्कों की नुमाइंदगी करना चाहता है। अब अमेरिका की हिमायत के बाद मुल्क की मांग को और तेजी मिली है। भारत लगातार मुल्कों से यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए हिमायत जुटा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में सीएए, यूसीसी समेत कई अहम मुद्दों को जगह दी गई है। बता दें, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अकेले इंतखाबी मैदान में है। ऐसे में मैनिफेस्टो को बीजेपी के वादों के काट के तौर पर देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को दीदी शोपोथ नाम दिया है, यानी बड़ी बहन के वादे। मैनिफेस्टो में बेरोजगारी, किसान और तलबा को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। मैनिफेस्टो में रोजगार, स्कॉलरशिप और हाउसिंग से जुड़े कई प्रोग्राम का जिक्र भी किया गया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए राज्यसभा एमपी डेरेक ओब्रायन ने कहा, ममता हुकूमत सबकी उन्नति और बेहतरी चाहती है। हमारा मकसद सभी लोगों को बेहतर जिंदगी देना है। इसके अलावा डेरेक ने इंडिया इत्तेहाद को लेकर भी पार्टी के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भले ही बंगाल में इंडिया इत्तेहाद इंतखाबी मैदान में एक साथ ना हो, लेकिन हम बंगाल से बाहर मुल्क भर में
इत्तेहाद को मजबूत करने में लगे हैं। आपको बताते चले कि पिछले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी और उम्मीद है कि इस बार भी मुकाबला कड़ा होगा। तो बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, 9 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में मेरी अर्जी मंजूर होने के बावजूद मोदी ने राम सेतु को कौमी विरासत याद करने से रोक दिया है। आखिर क्यों? क्योंकि पीएम मोदी को क्रेडिट छीनने की आदत है। इसी वजह से मोदी ने राम मंदिर के लिए मेरी रीट अर्जी को कबूल करने में देरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी एक ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी का घेराव किया। उन्होंने लिखा, अगर मोदी के पास ये दावा करने के लिए सच्ची राम भक्ति है कि उन्होंने राम मंदिर की तामीर में योगदान दिया है, जो असल में 0 या उससे भी कम है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाने में देरी कराने की कोशिश क्यों की? वो राम सेतु को कौमी विरासत का ऐलान करने में क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं? आपको बता दें, स्वामी का ये पोस्ट ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क में लोकसभा इलेक्शन होने हैं और पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। ऐसे में स्वामी के इस ट्वीट के बाद बीजेपी में सब ठीक नहीं है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तेलंगाना के एक मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल और दूसरे जिम्मेदारों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। इल्जाम है कि स्कूल ने भगवा कपड़े पहनकर आए कुछ तलबा को रोका था। मामला हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूर मंचेरियल जिले के कन्नेपल्ली गांव का है। डंडेपल्ली पुलिस के मुताबिक तलबा के वालिदैन की शिकायत पर आईपीसी के सेक्शन 153A और 295A के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल बीते दिनों स्कूल के कुछ तलबा यूनिफॉर्म की जगह भगवा कपड़े पहनकर आए थे। प्रिंसिपल ने इन तलबा से भगवा कपड़े पहनकर आने की वजह पूछी थी। तलबा ने जवाब दिया था कि उन्होंने हनुमान दीक्षा ली है, जिसका उन्हें 21 दिन तक एहतराम करना है। मामले के बाद प्रिंसिपल ने तलबा को वालिदैन के साथ आने को कहा था। इस मामले के बाद कुछ लोग इतने नाराज हो गए कि उन्होंने स्कूल पर हमला बोल दिया। भगवा कपड़े पहने कुछ लोगों ने स्कूल की खिड़कियों पर पत्थर फेंके और तोड़फोड़ की। इसके बाद तलबा के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रिंसिपल जैमन जोसेफ समेत स्कूल के 2 स्टाफ मेंबर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाने की कोशिश भी की। भीड़ ने स्कूल मैनेजमेंट से माफी मांगने को कहा। ताहम कुछ लोगों ने दावा किया है कि भीड़ ने प्रिंसिपल के साथ मारपीट की और उनकी पेशानी पर जबरदस्ती तिलक भी लगाया। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें तहजीब टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।